आइए, गुड इवनिंग क्लास। बीपीएससी के सीरीज में हम लोग आज क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये बीपीएससी 67 का सीरीज जो हम लोग चला रहे थे, फास्ट ट्रैक, जिस पर हम लोग सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे थे, चीज़ों को सुनने का प्रयास कर रहे थे और कम समय में चीज़ों को कवर करने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो अब तक जो हमने आपको बता दिया है वो है पाषाण काल और दूसरा है हड़प्पा। हमने ये दो चैप्टर बता दिया है। तीसरा जो होता है वो है ऋग्वैदिक। आइए एक झलक हम लोग प्रीवियस क्लास के बारे में पता कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग अब तक जान चुके हैं। तो हमने आपको बताया कि मनुष्य जब बंदर से मनुष्य के रूप में वो होना प्रारंभ हुआ तो मनुष्य जो था उसका निवास स्थान पहाड़ों के इर्द गिर्द था। हमने आपको बताया था प्रारंभ में, यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके वो जानवरों को घायल करता था, इसके बाद खाता था, अपना भूख मिटाता था। आग का आविष्कार कर लिया था, इसके बाद अपेक्षाकृत छोटा पत्थरों का प्रयोग करने लगा मध्य पाषाण काल में। फिर एकदम छोटा पत्थरों का और ज्ञानी मानव हो गया, तो उस काल को हम लोग नव पाषाण काल कहें। एक क्रम वाइज परिवर्तन रहा मनुष्य में। उस टाइम हम लोग देखें कृषि का, चाक का, पहिया का, आग का, साथ में मिलकर रहने का एक आविष्कार हो गया मनुष्य के द्वारा। और हम लोगों ने आगे देखा कि जब मनुष्य एक साथ रहने लगा तो एक ग्रामीण संस्कृति डेवलप हुई। इस समय मनुष्य जो था वो तांबे से परिचित हो चुका था। तांबा से परिचित होने के कारण इस संस्कृति को हम लोग ताम्र युगीन संस्कृति कहें, ताम्र पाषाण काल कहें, ताम्र सभ्यता कहें। चूंकि तांबा से परिचित हो गया था मनुष्य। अब देखिए मनुष्य इसी तरह से क्रम को आगे बढ़ाता रहा और ये एक ग्रामीण संस्कृति डेवलप हुई, जिसको हम लोग देखे थे महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, मध्य प्रदेश में कायथा एवं मालवा संस्कृति, राजस्थान में आहड़ संस्कृति एवं सिंध प्रांत में झुक्कर एवं झागर संस्कृति डेवलप हुई। तो आपने ये संस्कृति देख लिया। इसके बाद यही संस्कृति डेवलप करके धीरे धीरे हमने आपको बताया था कि एक गांव धीरे धीरे शहर के रूप में परिवर्तित होते जाता है। तो ये संस्कृति डेवलप होते होते एक नगरीय सभ्यता के रूप में डेवलप हो गया, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहें। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आपको बताए थे कि एक उन्नत सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सभ्यता थी, नदियों के किनारे डेवलप सभ्यता थी। इसको व्यापार के लिए साधन मिल जाता था, रोजगार के साधन मिल जाते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें जो थी वो समकोण पे काटती थी, नालियाँ सुदृढ़ थी। और हमने आपको इसी क्रम में बताया था पिछले वीडियो में कि हड़प्पा से क्या क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, धौलावीरा से क्या क्या मिला, कालीबंगा, लोथल, तमाम चीज़ों का हमने चर्चा किया था। और हमने एक चौहद्दी के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को बताने का काम किया था। उसी क्रम में हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन क्या है, आर्थिक जीवन क्या है, राजनीतिक जीवन क्या है और धार्मिक जीवन क्या है। और इन सारे जीवन को हम लोग महसूस करते हुए जब हम लोग आगे बढ़े थे तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन जो है उसका कारण क्या रहा। तो हमने पाया था कि मार्टिन व्हीलर एंड गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कोई और कारण नहीं बल्कि इसके पतन का मुख्य कारण बाह्य आक्रमण है। क्यों भाई बाह्य आक्रमण है? कैसे कह दिया बाह्य आक्रमण है? क्योंकि जो हड़प्पा वासी थे वे नगर बना कर रहते थे और आर्य जो थे उनके देवता इंद्र थे और इंद्र को पुरंदर कहा गया ऋग्वेद में। और यही पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। तो इसका मतलब है कि ये लोग आए होंगे और जय इंद्र करके किला को तोड़ दिए होंगे। लगभग हमने अनुमान लगाया, मार्टिन व्हीलर ने अनुमान लगाया। दूसरा उन्होंने अनुमान लगाया कि आप जरा सोचिए, मोहनजोदड़ो से 26 नरकंकाल मिले हैं। 26 आदमी एक जगह जाके मरा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है कि आया मर गया और एक ही जगह 26 आदमी मरा। अच्छा, उनके हड्डियों को हम लोग बारीकी से देखते हैं तो पाते हैं कि उस पर तेज पैनेधार प्रहार का निशान है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन्हें किसी न किसी मारा है, कोई न कोई इन्हें मारा है। तो
बाह्य आक्रमण को हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पे एक ऋग वैदिक सभ्यता डेवलप होगा, जो कि ग्रामीण सभ्यता है, आर्यों के द्वारा बनाया गया सभ्यता है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ऋग वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए हम लोग देखते हैं आगे ऋग वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता, आपको पहले मैं बता देता हूं कि हड़प्पा के बाद डायरेक्ट वैदिक सभ्यता हुआ। तो आप कहिएगा कि सर फिर ऋग वैदिक आप कहां से लाएं? तो जब आप वैदिक सभ्यता के पहलुओं को देखेंगे, इसके सामाजिक जीवन को देखेंगे, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन को देखेंगे, जब यहाँ पर जो भी इनोवेशन हुआ, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ का राज्य व्यवस्था, यहाँ की महिलाओं की स्थिति, यहाँ के श्रमिक वर्ग की स्थितियों को आप महसूस करेंगे, तो पाएंगे कि ये जो पूरा वैदिक सभ्यता जो रहा है वो दो भागों में बटा है। पहला भाग जो है वो वाला ये है, ऋग वैदिक है, एवं दूसरा भाग जो है वो उत्तर वैदिक है। तो हमने क्या किया, अध्ययन के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक बार ऋग वैदिक पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर वैदिक पढ़ लेंगे, फिर चीज़ों को हम महसूस करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ वाकई में दोनों में काफ़ी अंतर है ना। तो आइए हम लोग ऋग्वेद को पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आर्य है ना, इस कहा जाता है कि ऋग वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो थे कौन थे? आर्य थे। अब सवाल आता है आर्य कौन थे? तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। सवाल उठता है कि ये आए कैसे, क्या कारण रहा कि ये इधर चले आए, कहीं और क्यों नहीं गए? तो आर्य चारागाह के खोज में आए। चारागाह के खोज में आए। अब एक सवाल उठता है भारत में ही क्यों चले आए? तो आप देखेंगे कि भारत में उस समय जो था चीन हमेशा से मजबूत रहा है। आप जब भारत के मैप पे जब आप नजर डालेंगे, आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से है। शुरू से ही चीन मजबूत रहा है। आप ह्वांगहो सभ्यता को महसूस कीजिए, आपका लगभग यही भारत है। तो लगभग इन बेल्टों का बात हो रहा है ना, इन क्षेत्रों का बात हो रहा है। आप देखिए सबसे बड़ा सेफ जोन में है, यहाँ पर हिमालय ऐसे घेरे हुए है, काराकोरम दर्रा है इधर हिमालय पूरा ऐसे घेरे हुए है, इधर भी हिंदू कुश पर्वत है ऐसे। तो हम लोग पूरी तरह से सेफ जोन में हैं। लेकिन फिर भी ये लोग इसका कारण था कि इधर जो ह्वांगहो सभ्यता थी, जो इससे ऊपर की सभ्यताएं थी, वो मजबूत सभ्यताएं थी। और यही कारण था कि यहाँ पर खैबर दर्रा से आर्य लोग भारत में प्रवेश किए। आर्य लोग कहाँ प्रवेश किए? भारत में प्रवेश किए। किस दर्रे से? खैबर दर्रा से। ये सवाल पूछता है, हिंदू कुश पर्वत में यह दर्रा है, किस दर्रा से आए? खैबर दर्रा से। कहाँ है ये? हिंदू कुश पर्वत में है। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में, इसी से होकर आर्य भारत में आए। अब आपको हम एक मजेदार चीज बताने वाले हैं, इसके बाद आपको जानने की इच्छाएं बढ़ेंगी। ये जो आर्य थे ना, इन्होंने आकर एक शहरी सभ्यता को नष्ट किया। मेरे अनुसार नहीं, मार्टिन व्हीलर के अनुसार शहरी सभ्यता को नष्ट किया और उसी के अवशेष पे ग्रामीण सभ्यता को डेवलप किया। ग्रामीण सभ्यता में जिसका नाम हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता रख सकते हैं, वैदिक सभ्यता रख सकते हैं। इन्होंने क्या किया? इनका जो मुख्य आधार था जीविका का,
हम लोग सबसे पहले किसी को जीविका का अधिकार आधार देखते हैं। आप अपने घर में देखते होंगे कि जीविका का आधार क्या है। फादर चाहे तो किसान होंगे, नौकरी पेशा में होंगे, मजदूर होंगे या फिर बिजनेसमैन होंगे। जीविका का आधार है कि इधर से इनकम होता है, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, ये जीविका का आधार हुआ। उसी तरह से हम लोग हड़प्पा में भी देखे थे, इनका जीविका का आधार क्या था, तो उनका जीविका का आधार व्यापार था, कृषि गौन था। पाषाण काल में हम लोग देखे थे कि जो आदि मानव थे उनका जीविका का आधार क्या रहा, तो शिकार करते थे, जीविका का आधार हो गया। उसी तरह से वैदिक सभ्यता में आप पाएंगे कि आर्यों का जो जीविका का आधार था वो पशुपालन था। पुनः यहाँ कृषि गौण है और प्रमुख पशु जो है गाय है। इनका प्रमुख पशु गाय है आर्यों का। और इन्होंने क्या किया, ग्रामीण सभ्यता डेवलप किया। ग्रामीण सभ्यता का निर्माण किया। अब देखिए, इन्हीं वैदिक काल में, इसी ऋग्वैदिक काल में वेद की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेद की रचना हुई। सवाल उठता है, वेद किसने लिखा? वेद किसी ने नहीं लिखा। वेद किसी ने नहीं लिखा। हम लोग यह कह सकते हैं कि वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया। संकलन और लिखना दोनों में अंतर है। वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया। ऐसा माना जाता है कि वेद बहुत ऊपर लेवल का चीज है, ये ईश्वरीय कथन है, इस तरह से लोग कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, और वेद को काफी पवित्र माना गया। तो हम लोग लेकिन जानते हैं कि वेद किसी ने लिखा नहीं, वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया। आइए, सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया। दूसरा कौन सा वेद है? दूसरा लिखा गया वेद जो है वो सामवेद है। तीसरा यजुर्वेद है। ये तीनों वेद को हम लोग सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में होगा, बाद के समयों में होगा। तो इन तीनों वेदों को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। आइए हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है। सबसे पहला जो वेद है आपका वो ऋग्वेद क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऋग्वेद एक श्रुति ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ क्या है, सवाल आएगा मन में। तो श्रुति ग्रंथ वैसा ग्रंथ होता है जिसको सुनकर लिखा जाए। पहले लोग कथा कहानी के रूप में मंत्रों का उच्चारण करते थे, संस्कृत भाषा थी इनकी, और अपना एक लेखन लिखते नहीं थे, कहते थे कथा कहानी। एक क्रम चला, एक पीढ़ी दो पीढ़ी लोग कहते रहा, कहते 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 किसी को मन में लगा होगा कि इन बातों को लिख देते हैं, अगला बार कोई और कहेगा, कोई और कहेगा, तो लोग संकलन करना शुरू किए। तो महर्षि वेद व्यास ने इस क्षेत्र में पहली बार अपना कदम उठाया और वेदों का संकलन किया। तब उन्होंने इसमें 1028 सूक्त, 10 मंडल की रचना की। 10 मंडल वेद में, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, है ना। तो इसका रचना किए। अब जो है आप कहिएगा कि तो 1 2 3 4 5 6 मंडल आखिर होंगे तो कुछ लिखे हुए होंगे। तो मैं आपको कुछ प्रमुख मंडलों के बारे में बता देता हूं। पहला और 9वां, ये दो जो मंडल है वो क्षेपक है, इसको बाद में जोड़ा गया। क्यों बाद में जोड़ा गया? क्योंकि ये दोनों के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो पहला और 9वां मंडल क्षेपक है। और देखिए, तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। चौथा मंडल में, 5वां मंडल में कृषि की चर्चा है। चौथा मंडल में कृषि की चर्चा है। चौथा मंडल में कृषि की चर्चा है। तो इस तरह से कुछ प्रमुख मंडल हैं जिसको हम लोग ध्यान रखना है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा हुआ है कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे फादर काम करते हैं तो वैश्य हुए, बिजनेस करते हैं तो वैश्य हुए, मेरा भाई सैनिक है क्षत्रिय हुआ,
और माँ आटा चक्की पीसती है तो वो शूद्र हुई। अर्थात एक ही घर में सभी जाति के लोग रहते हैं। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा हुआ है, 10वें मंडल में लिखा हुआ है। 9वां मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, इस समय जाति विभाजन नहीं था। जाति विभाजन था भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो वो आधार पे था। जैसे कार्य के आधार पे कैसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए रास्ते में कोई मिल गया, अरे क्या हाल है पंडित जी, तो हाँ ठीक है, जो वैश्य थे उनको हाँ ठीक है वैश्य जी, तो क्या बोले 3 साल पहले हम पंडित जी थे, अब वैश्य का काम करने लगे। तो पंडित जी बोले अरे हम तो 2 साल पहले क्षत्रिय थे, अभी हम पंडित जी का काम करने लगे। तो ये जो जाति व्यवस्था थी ना, उसमें गतिशीलता थी, कोई किसी भी जात का हो सकता था। जो कि ऋग्वैदिक सभ्यता जब अंत करेगा, इसका जब समाप्ति की ओर रहेगा, तो यही जो जाति व्यवस्था है वो कर्म आधार नहीं होकर जन्म के आधार पर हो जाएगा, जो कि अब तक इसकी कंटिन्यूटी चली आ रही है। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वेद में जो बातें लिखी हुई है, इस बातों को फॉलो करो। कहने का मतलब है कर्म के आधार पर तुम जाति निर्धारित करो। अगर कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, सैनिक है तो क्षत्रिय होगा, अगर कोई धान चावल खरीद रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है वैश्य होगा, अगर कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, चक्की चला रहा है, कुछ भी काम कर रहा है तो शूद्र होगा। ये जाति की गतिशीलता होगी, जो कि अभी नहीं है ना। तो यह ऋग्वैदिक सभ्यता है। आप इसका हम लोग आइए देख लेते हैं, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक सभ्यता के। तो पहला जो है हम लोग के पास सामाजिक जीवन है। आप सोचिए कैसा समाज रहा होगा। सबसे पहले हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोग समाज का स्वरूप देखते हैं कैसा है, मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक। तो ये पितृसत्तात्मक समाज है। अब मातृसत्तात्मक समाज नहीं रहा। एक ही समाज था हड़प्पा सभ्यता, जिस समय मातृसत्तात्मक समाज रहा करता था। इसके बाद पिता प्रधान समाज हो गया, पितृसत्तात्मक समाज है। और महिलाओं की स्थिति थोड़ा लगभग ठीक है। महिलाओं की स्थिति अभी तक ठीक है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है, सभा में भाग लेने का अधिकार है, किसी को राय देने का अधिकार है। महिलाओं की स्थिति ठीक है। शूद्रों की स्थिति, उनकी भी स्थिति ठीक है। वे कभी भी जाति की गतिशीलता के कारण किसी भी जाति में कन्वर्ट हो सकते हैं, अपना कार्य को चेंज कर सकते हैं। और रहन खान पान में शाकाहारी मांसाहारी सारे भोजन अवेलेबल हैं। प्रमुख पशु गाय है। जीविकोपार्जन का मुख्य आधार पशुपालन है। और पहनावा में सूती और ऊनी वस्त्र, दोनों तरह के वस्त्र प्रचलित हैं सामाजिक जीवन में। और हम लोग इसका आर्थिक जीवन देख लेते हैं। तो आर्थिक जीवन में आप देखिएगा तो इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है, पशुपालन। और आर्थिक जीवन में इनका देखिएगा तो इनका हो जाएगा आर्थिक जीवन में माप तौल की इकाई देख लेते हैं तो माप तौल की इकाई इनका 16 है। और इनको हम लोग आर्थिक जीवन में देख लेते हैं व्यापार करते थे कि नहीं, तो अभी तक वस्तु विनिमय प्रणाली ही चला आ रहा है, मुद्रा का प्रचलन अभी तक नहीं है। ये सब हमारे आर्थिक पहलू हो गए। राजनीतिक पहलू में इस समय राजा हुआ करते थे कि नहीं, तो हुआ करते थे। टैक्स था कि नहीं, तो नहीं। राजा का काम क्या था, तो राजा का काम था गायों की रखवाली करना। कोई नियमित टैक्स नहीं थे, किसी को मन हुआ तो खाने पीने के लिए दे दिया गया, बाकी ऐसे ही काम करना है। अक्सर राजा गांव घर के जो बुजुर्ग आदमी हैं उन्हीं को बना दिया जाता था। ढेर सारे पशु हैं, उसको रखवाली कीजिए, समय से लाना है, समय से ले जाना है। राजा की ऐसी स्थिति थी। कुल ग्राम 20 जन में समाज विभाजित था। और आइए हम लोग देखते हैं, ये आर्थिक राजनीतिक हो गया। धार्मिक चरमोत्कर्ष पे है। धर्म का प्रादुर्भाव हो गया है। प्राकृतिक पूजा में इनका लगाव है। कोई ईश्वर का चर्चा नहीं किया गया है। प्रमुख देवता वरुण हैं, इंद्र हैं। कुछ प्रमुख विदुषी हैं, महिलाएं हैं। लोपा, मुद्रा, घोषा, अपर्णा, ये सब प्रमुख विदेशी महिलाएं हैं।
तो ये हमारा ऋग वैदिक काल रहा, जिसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट व्याख्या तेजी में हम लोग देख पाए। अगला दिन हम लोग उत्तर वैदिक काल को समाप्त करते हुए महाजनपद में प्रवेश कर जाएंगे हिस्ट्री के लिए। तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।